UFC 312 जस्ट अभी खत्म हुई है और ये वीडियो इस कार्ड की रिएक्शन वीडियो एंड रीकैप वीडियो रहने वाली है, जहां पर स्टार्ट करेंगे अंशुल जुबली की फाइट से और फिर उसके बाद डायरेक्टली मेन इवेंट फाइट से स्टार्ट करेंगे, जहां पर ऑल्सो मैंने फाइट के चैप्टर्स को ऐड कर दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस कार्ड की पहली फाइट से, जो लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स अंशुल जुबली वर्सेस कुलन साइलकिट के बीच में थी, जहां पर कुलन साइलकिट फाइट को विन कर जाता है बाय 19 सेकेंड नॉकआउट। आई नो गाइस, दुख तो बहुत है और पूरा दिन खराब गया है, बट पार्ट ऑफ द गेम, क्या कर सकते हैं। कुलन साइलकिट की बात करें तो उसे भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उसने बहुत अच्छा पंच लैंड किया था। वेरे स्टॉपेज का देखो, आई स्टिल बिलीव कि ये बहुत अर्ली स्टॉपेज था। आई मीन इजराइल अदसाने के स्टॉपेज को लोग अगर अर्ली बोल सकते हैं, तो ये तो अंशुल जुबली का स्टॉपेज तो और भी ज्यादा अर्ली था। यहाँ पर तो एक भी सेकंड नहीं दिया अंशुल जुबली को रिकवर करने का, जहां पर अब इसको कॉन्शियसनेस बोलो या फिर इंस्टिंक्ट बोलो कि अंशुल जुबली ने एकदम ग्राउंड में गिरने के बाद वो सिंगल लेग को पकड़ लिया था, बट स्टिल इस चीज को हम डिफेंसिव मूव में मानेंगे। और ऐसा नहीं था कि अंशुल जुबली बस ग्राउंड में लेटा हुआ है और फिर उसके बाद रेफरी ने फाइट को स्टॉप किया है। डेफिनेटली अंशुल जुबली ने वो लो सिंगल लेग को पकड़ लिया था। अब इसके बाद क्या होना था ये कोई भी नहीं बोल सकता। मे बी अंशुल जुबली रिकवर कर जाता, या मे बी ऐसा हो सकता था कि कुलन साइलकिट कंप्लीटली ही अंशुल जुबली को नॉकआउट कर देता। तो ये तो डेफिनेटली कोई भी नहीं बोल सकता, बट फिर भी मेरी ओपिनियन में ये अर्ली स्टॉपेज था। एटलीस्ट कपल ऑफ मोर सेकंड्स देने चाहिए थे रेफरी को, और इतनी ही देर में कंफर्म भी हो जाता कि अंशुल जुबली नॉकआउट हो रहा है या फिर वो सरवाइव कर गया है। तो स्टॉपेज थोड़ा सा अर्ली था, बट फिर भी हम कुलन साइलकिट की विन से कुछ भी नहीं ले सकते। वो तो अपनी पूरी स्टडी करके आया था, उसने प्रॉपर वे से अंशुल जुबली के फाइटिंग स्टाइल को ब्रेक किया था और उसी के अराउंड गेम प्लान को सेटअप करते हुए वो फाइट में भी अप्लाई करता है। जहां पर अब अगर फाइट की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कुलन साइलकिट एक हेड किक को मिस करता है जो बहुत ही लाइट थी, जहां पर बस इस फाइट में 3 से 4 स्ट्राइक्स लैंड हुई, जहां पर कुलन साइलकिट एक आउटसाइड लेग किक जो बहुत हार्ड थी और एक बहुत ही हल्की सी इनसाइड लेग किक को थ्रो करता है, और इसके रिप्लाई में अंशुल जुबली का जो राइट बॉडी पंच था वो भी काफी फास्ट लैंड हुआ। बट फिर वो मोमेंट आती है जिसकी कुलन साइलकिट बात कर रहा होता है। अंशुल जुबली का जो लेफ्ट आर्म था वो प्रॉपर गार्ड फॉर्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो ओपन था रीच को फाइंड करने के लिए, और इसी चीज की एडवांटेज लेते हुए कुलन साइलकिट लेफ्ट जैब को फेक करता है, और जैसे ही अंशुल जुबली का लेफ्ट आर्म नीचे जाता है वो एकदम से ओवर द टॉप अपने राइट पंच को लैंड करता है, जो अंशुल जुबली के एयर के साइड लैंड हुआ, और इससे अंशुल जुबली बैलेंस को खो देता है। वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होके एकदम से ग्राउंड में गिर जाता है। और बस अगर हम इतना देखें तो ऐसा लगा था कि अंशुल जुबली कंप्लीटली नॉकआउट हो गया है, बट फिर जैसे कि मैंने बताया कि एकदम से अंशुल जुबली बाउंस बैक करता है। अब वो बेशक मसल मेमोरी हो जिससे कि उसने सिंगल लेग को एकदम से पकड़ लिया, बट कुछ भी हो ये फाइट उस टाइम पे स्टॉप नहीं होनी चाहिए थी। बट रिगार्डलेस इसके अब आउटकम हमारे सामने है, जहां पर कुलन साइलकिट एक ब्यूटीफुल राइट पंच से इस फाइट को विन कर जाता है, वो भी 19 सेकंड्स में, जो सेकंड फास्टेस्ट रिकॉर्ड है किसी भी लाइटवेट डेब्यू फाइटर के लिए। तो प्रॉप्स टू कुलन साइलकिट, उसने तो कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। वो अपनी डेब्यू फाइट को बहुत अमेजिंग वे से विन किया है। वेरएज अब अंशुल जुबली की बात करें तो आई रियली डोंट नो कि अंशुल जुबली का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। आई मीन स्टिल अंशुल के पास शायद से एक फाइट तो बची है, बट वो फाइट भी अब वो क्या विन कर पाएगा, वो कैसे विन करता है और कब वो फाइट करता है, ये सब कुछ अब आने वाले दिनों में देखना होगा। बट ऑब्वियसली फिर भी बुरा तो डेफिनेटली लग रहा है, और इस बात को भी डिनाई हम नहीं कर सकते कि ये विन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एनीवेज, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट से, जहां पर ड्रिकल्स डु प्लेसी अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन, और इस बार वो काफी सॉलिड वे से शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर देता है। और अब किसी के माइंड में भी कोई डाउट नहीं है कि ड्रिकल्स डु प्लेसी इज बेटर फाइटर देन शॉन स्ट्रिकलैंड। कैसे ही कोई ड्रिकल्स के फाइटिंग स्टाइल को ब्रेक कर सकता है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ड्रिकल्स डु प्लेसी बहुत ही अजीब वे से फाइट करता है। वो हाईली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है, और इस पूरी फाइट में हम ये चीज देख रहे थे कि वो बार बार अपने स्टांस को स्विच कर रहा था, वो इवन जंप करके अपने पंचेस को थ्रो कर रहा था। बट फिर भी ये जितना भी हमें नॉन टेक्निकल और एक बहुत अजीब फाइटिंग स्टाइल लगे, बट डेफिनेटली ये स्टाइल वर्क करता है। जहां पर बेशक ड्रिकल्स टायर्ड भी क्यों ना हो गया हो, वो फिर भी इतना स्टबर्न है कि वो फॉरवर्ड प्रेशर करता रहेगा, वो अपने पंचेस को थ्रो करता रहेगा, किक्स को लैंड करता रहेगा, और यही चीज मैं बोलूंगा ड्रिकल्स डु प्लेसी को इतना ज्यादा सॉलिड फाइटर बनाती है। ऑल्सो हमें ये वाली चीज भी ध्यान रखनी होगी कि ड्रिकल्स ने इस पूरी फाइट में बस एक ही टेकडाउन को शूट किया है, वेरएस पूरी फाइट ड्रिकल्स ने शॉन के साथ स्ट्राइकिंग की है, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट शॉन के साथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव और ऑकवर्ड फाइटर है। बट ड्रिकल्स ने ये करके दिखाया इस पूरी फाइट में। यहां पर भी मोस्ट ऑफ द फाइट में ड्रिकस ही था जिसने सबसे ज्यादा एग्रेशन को दिखाया, वो ज्यादा हार्ड पंचेस को लैंड कर रहा था। और अगेन लास्ट फाइट की तरह शॉन स्ट्रिकलैंड की यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ड्रिकस के पंचेस को बहुत अच्छे
वे से डिफेंड कर रहा था, बट वो पूरी फाइट में बस एक डिफेंसिव फाइटर ही बना रहा। जहां पर जब अटैक करने की बारी आ रही थी, ऑफेंस दिखाने की बारी आ रही थी, तो फिर शॉन स्ट्रिकलैंड के पंचेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। वो बस अपना जैब हो गया और बीच बीच में राइट पंच को कनेक्ट कर दे रहा था, बट उनमें भी मैं बोलूंगा बस 50 to 60% पावर थी। वेरस जब ड्रीकस अपने पंचेस को लैंड कर रहा था, तो हम साउंड से ही पता लगा सकते थे कि ये सारे पंचेस काफी हार्ड पंचेस हैं। ऑल्सो राउंड 4 में ड्रीकस शॉन के नोज को भी ब्रेक कर देता है, और जैसे ही ये पर्टिकुलर मोमेंट हुई, उसी टाइम से ये पता लग गया था कि अब ड्रीकस ही फाइट को विन करने वाला है। जहां पर बस एक चीज शॉन स्ट्रिकलैंड की माननी पड़ेगी कि शॉन स्ट्रिकलैंड भी एक काफी सॉलिड और एक बहुत ही हार्ड फाइटर है। जहां पर उसका नोज कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस चले गया था, बट फाइट के ही टाइम वो अपने नोज को पकड़ता है और फिर से वापस रीलोकेट कर देता है। राउंड 1 और राउंड 2 बहुत ही ज्यादा सेम गए, बट लास्ट फाइट के कंपैरिजन में इस बार ड्रीकस और भी ज्यादा अग्रेसिव था। वो ज्यादा हार्ड शॉट्स को लैंड कर रहा था, और नोटिस करने वाली बात है कि ड्रीकस ने इस ट्रेनिंग कैंप में अपनी लेफ्ट किक टू द बॉडी और स्पेशली अपनी लेफ्ट हेड किक को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है, और इसीलिए इस पूरी फाइट में हम देख सकते थे कि ड्रीकस ने अपनी राइट लेग को बस लेग किक्स के लिए रखा, वेरस जब बॉडी की बात आ रही थी और हेड की बात आ रही थी, तो हमेशा ड्रीकस ने अपनी लेफ्ट किक को ही थ्रो किया है। तो पहले के 2 राउंड्स में मेनली ड्रीकस लेग किक्स पे वर्क कर रहा था। वेरस शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो जैसे मैंने कहा, वो एक बहुत ही गुड डिफेंसिव फाइटर है। वो मल्टीपल टाइम्स ड्रीकस की लेग किक्स को चेक भी कर लेता है, बट अगेन इससे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। उसे खुद का भी अटैक शो करना होगा, जो राउंड 2 के एंड तक लैग कर रहा था। राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो अपने पंचेस में अब और भी ज्यादा पावर को यूज करने लग पड़ा, जिधर यहां पर हम देखते हैं ड्रीकस से स्पिनिंग बैक फिस्ट जो शॉन स्ट्रिकलैंड के क्लीन लैंड होती है। बट शॉन स्ट्रिकलैंड की भी बात करें तो वो भी एक बहुत सॉलिड फाइटर है, जिधर ये स्पिनिंग बैक फिस्ट को लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, बट इसके बाद लास्ट मिनट में ड्रीकस स्पिनिंग एल्बो को भी थ्रो कर देता है। वो मल्टीपल टाइम्स दोनों स्टांस में स्विच करके स्पिनिंग बैक किक्स को भी थ्रो करता है, और इससे पता लगता है कि इस बार ड्रीकस जरा भी कोई डाउट ही नहीं रखना चाहता था कि वो फाइट को विन कर रहा है या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट को विन कर रहा है। जिधर कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ड्रीकस रुक ही नहीं रहा था अटैक करते हुए। अब राउंड 4 की बात करें तो ये राउंड ऐसा है जहां पर ड्रीकस डू प्लेसी काइंड ऑफ अपनी विन को कंफर्म कर लेता है। ड्रीकस ने प्रेशर करना नहीं छोड़ा था, और 3 मिनट्स के राउंड एक ऐसी मूवमेंट भी आती है जहां पर ड्रीकस के दोनों पांव हवा में होते हैं। वो बेसिकली जंप मारता है, बट तब भी शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर अपने राइट पंच को कनेक्ट कर देता है। बहुत ही ज्यादा अजीब स्टाइल है, जंप मार के पंचेस लैंड हो रहे हैं, ये बस ड्रीकस डू प्लेसी ही कर सकता है। जहां पर फिर उसके बाद इस पूरी फाइट की सबसे बड़ी मोमेंट आती है, जिधर शॉन स्ट्रिकलैंड बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, बट यहां पर उसका जीरो गार्ड था। दोनों हाथों को वो नीचे करके बैकवर्ड मूव कर रहा था, और यही देखते हुए ड्रीकस डू प्लेसी अपने बहुत बड़े राइट पंच को लैंड कर देता है, जो शॉन स्ट्रिकलैंड के नोज पे लैंड हुआ, और स्ट्रिकलैंड का यहां पर नोज एकदम से ब्रेक हो गया था। शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा ब्लीड करने लग पड़ा, और इससे पहले समवट ये राउंड थोड़ा सा बोरिंग जा रहा था, बट ब्लड को देखते हुए और ये देखते हुए कि शॉन स्ट्रिकलैंड अपने नोज को एडजस्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा बैकवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली नोज ब्रेक होने के बाद उसे बहुत ज्यादा पेन भी हो रही होगी, तो ड्रीकस डू प्लेसी को एकदम से एनर्जी आ जाती है और वो फुल ऑन रश मोड में आ जाता है, जहां पर अब वो अपने पंचेस को बहुत ज्यादा लोड करके शॉन स्ट्रिकलैंड को बस कैसे भी करके नॉकआउट करना चाहता था। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि शॉन का बेशक फाइटिंग स्टाइल बहुत बोरिंग है, बट वो एक बहुत ज्यादा सॉलिड फाइटर है, और यहां पर भी वो यही शो करता है, जिधर नोज ब्रेक होने के बाद भी वो खुद के भी बहुत अच्छे पंचेस को लैंड करता है, और इसी की वजह से अब ड्रीकस को फिर से काम होना पड़ता है, क्योंकि ड्रीकस को पता लग गया था कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को अभी फिनिश नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद लास्ट राउंड की बात करें, इस राउंड में भी हम दोनों के पंचेस को अगर कंपेयर करें तो दोनों फाइटर्स ने अपने जैब्स को लैंड किया है, बट क्लियर डिफरेंस था दोनों की पावर में। जहां पर जब शॉन स्ट्रिकलैंड लैंड कर रहा था तो ड्रीकस उन पंचेस को लेने के बाद भी प्रेशर कर रहा था, वेरस जब ड्रीकस अपने राइट जैब को लैंड कर रहा था तो ये जैब इतना ज्यादा सॉलिड जैब है, ये हम रॉबर्ट विटेकर की फाइट में भी देख चुके हैं, और अब यहां पर भी हम देख सकते थे कि जब भी ड्रीकस ने इस जैब को लैंड किया है तो शॉन स्ट्रिकलैंड को काफी इंपैक्ट हो रहा था, और ये पंच लेने के बाद उसे बैकवर्ड मूव करना पड़ रहा था। तो ओवरऑल अमेजिंग विन बाय ड्रीकस डू प्लेसी, जहां पर इस बार उसने कोई भी डाउट नहीं रखा है, वो भी उसने फुल फाइट बस स्ट्राइकिंग ही की है। तो ये शो करती है कि ड्रीकस भी फाइट बाय फाइट इंप्रूव होते जा रहा है। अब बेशक उसका फाइटिंग स्टाइल अजीब हो, बट अभी तक इसको कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाया है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर ड्रीकस डू प्लेसी इज स्टिल मिडलवेट चैंपियन।
और अब मूविंग ऑन टू द को मेन इवेंट फाइट, तो ये फाइट जोंग वेली वर्सेस टाटियाना सुआरेस के बीच में थी, जहां पर हम इस फाइट में वन साइडेड डोमिनेशन देखते हैं जोंग वेली से। वो टाटियाना सुआरेस को बहुत ब्रूटल वे से बीट करती है। टाटियाना सुआरेस की रेसलिंग को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया था। मैंने भी इसकी बहुत ज्यादा बात की है प्रेडिक्शन वीडियो में, बट रियलिटी वाज कि जोंग वेली हर एक डिपार्टमेंट में बेटर है, जिधर नॉट ओनली वो टाटियाना सुआरेस के मैक्सिमम टेकडाउन्स को डिफेंड करती है, बल्कि खुद भी टाटियाना सुआरेस को ग्राउंड में लेके चले जाती है। स्ट्राइकिंग में तो क्या ही बात करें, वन साइडेड फाइट रही है, जहां पर जोंग वेली ज्यादा सॉलिड फाइटर थी और टाटियाना सुआरेस को मौका ही नहीं मिल रहा था खुद के पंचेस को लैंड करने का। और ऑल्सो जब हम टेकडाउन्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही दूर से बस प्रे और शूट कर रही थी, ताकि वो कैसे भी करके जोंग वेली के लेग्स तक पहुंच जाए, जो वैसे तो उसने बहुत बार कर लिया क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बार क्लिंच हुआ है। बट यहाँ पर जोंग वेली का ये जो राइट अंडर हुक है, इसने हर बार उसे टेक डाउन होने नहीं दिया है। जहां पर फिजिकली भी वो टाटियाना से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो हमेशा इस पोजीशन से जहां पर टाटियाना के पास सिंगल एग है या फिर डबल एग है, तो वो अपनी फिजिकल पावर को दिखाते हुए और जो उसने राइट अंडर हुक किया था, उन दोनों की हेल्प से वो हमेशा पोजीशन को रिवर्स कर दे रही थी। और फिर उसके बाद या तो वो टाटियाना को ग्राउंड में लेके जा रही थी, या फिर जब फाइट फीट में रह रही थी तो जोंग वेली टाटियाना के ऊपर बॉम्ब्स को ड्रॉप कर रही थी। एक दो मोमेंट्स तो फाइट में ऐसी आई हैं जहां पर जोंग वेली क्लीन अपने राइट पंचेस को लैंड करती है और टाटियाना सुआरेस बहुत बुरे तरीके से रॉक हो गई थी। बट क्रेडिट टू टाटियाना, उसकी चिन काफी सॉलिड है, क्योंकि ऐसे पंचेस मुझे नहीं लगता कि कोई और स्ट्रॉवेट फाइटर ले पाता। टाटियाना सुआरेस ने इन सारे बिग शॉट्स को लिए और वो फिर भी जोंग वेली को प्रेशर कर रही थी। बट यहां पर क्लियर था कि जो मेन चीज टाटियाना सुआरेस मिस कर रही है वो थी उसकी स्ट्राइकिंग। ऑल्सो यहाँ पर अगर हम देखें तो टाटियाना की नी में एक बहुत डीप कट लग गया था और ये शायद से राउंड 2 में हुआ था, जहां पर टाटियाना सुआरेस टेक डाउन के लिए जाती है और यहाँ पर उसकी नी केज के साइड लग जाती है और पता नहीं वहां पर कोई शार्प चीज होगी या फिर उसकी नी ऐसे अजीब एंगल से लैंड होगी केज में कि उसे इतना ज्यादा डीप कट लग गया था। इसके बाद उसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जहां पर ऑल्सो नी से ब्लड भी निकलने लगा था। तो बहुत ही बड़ी विन बाय जोंग वेली, क्योंकि टाटियाना सुआरेस को ही बोला जा रहा था कि यही एक ऐसी फाइटर है जो जोंग वेली को रियल प्रॉब्लम दे सकती है, ये नंबर 1 थ्रेट है। बट नंबर 1 थ्रेट को ऐसे डोमिनेट करके बीट करना, ये चीज बताता है कि जोंग वेली ने भी अपनी फाइटिंग को कितना ज्यादा इंप्रूव किया है और अब तो उसकी रेसलिंग और भी ज्यादा बेटर हो गई है, जहां पर अब जोंग वेली को बस हम स्ट्राइकर नहीं बोल सकते, बल्कि वो अब एक ऑलराउंड फाइटर बन चुकी है। प्योर रेसलर के साथ वो खुद रेसलिंग करके उसे ग्राउंड में लेके जा रही है और ग्राउंड में भी उसे बीट कर रही है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी हेवीवेट फाइटर्स जस्टिन टाफा वर्सेस टेलीसन टेशेरा के बीच में, जहां पर टेलीसन टेशेरा की ये डेब्यू फाइट थी और वो इस फाइट को 35 सेकंड्स में विन करता है बाय नॉकआउट। फाइट स्टार्ट होती है और टेशेरा जस्टिन टाफा के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हेड किक को थ्रो करता है, जो जस्टिन टाफा वैसे तो ब्लॉक कर लेता है, वरना वहीं पे वो नॉकआउट हो जाता। बट इसके बाद मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि टेलीसन टेशेरा टेक डाउन के लिए जा रहा है, जो ऑब्वियसली उसे इस फाइट में सूट नहीं करने वाला था, और जस्टिन टाफा इस टेक डाउन को डिफेंड भी कर लेता है। ये फाइट केज के साइड जाती है, जहां पर यहां से टेशेरा पहले लेफ्ट नी को लैंड करता है बॉडी पे, वेरेस इसी के बाद एक बहुत पावरफुल राइट नी को लैंड करता है टाफा के ऊपर और बूम एकदम से एल्बो को थ्रो कर देता है जस्टिन टाफा के फेस पे, जो जस्टिन टाफा के फेस में क्लीन लैंड हुई। और ये एल्बो लेने के बाद जस्टिन टाफा कवर अप करके ग्राउंड में गिर जाता है। फाइट वहीं पर ओवर थी क्योंकि जस्टिन टाफा कवर अप कर गया था, बट कपल ऑफ मोर शॉट्स लेने के बाद रेफरी स्टेप इन कर जाता है और फिर ये फाइट ओवर होती है, जहां पर टेलीसन टेशेरा फाइट को विन करता है बाय नॉकआउट। तो टेलीसन टेशेरा एक बहुत ही अमेजिंग वे से अपना डेब्यू करता है यूएफसी में, जहां पर 35 सेकंड्स में वो सबसे हार्डेस्ट हिटर जस्टिन टाफा को नॉकआउट कर देता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो जल्दी से बात करते हैं लाइट हेवीवेट फाइट जिमी क्रूड वर्सेस रोडोल्फो बेलेटो की, जहां पर इस फाइट का कोई भी विनर नहीं रहा, क्योंकि ये फाइट ड्रॉ जाती है, जहां पर एक जज देता है 29-27, वेरस दो जजेस ने इस फाइट को 28-28 स्कोर किया, तो इसीलिए ये फाइट मेजॉरिटी ड्रॉ चली गई। अब ये फाइट ड्रॉ गई है तो मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट जिमी क्रूड की बात करें तो वो पहले राउंड को मुझे लगता है 10-8 जीता है, वेरस उसके बाद बेलेटो बहुत अच्छा कमबैक करता है, वो सेकंड और थर्ड राउंड को विन करता है, बट क्योंकि पहला राउंड जिमी क्रूड ने 10-8 विन किया तो इसीलिए ये फाइट ड्रॉ गई है। दोनों ही फाइटर्स आराम से इस फाइट को विन कर सकते थे, जहां पर जिमी क्रूड ऑलरेडी पहले राउंड को 10-8 विन कर गया था, उसने ऑलमोस्ट बेलेटो को फिनिश कर दिया था, बट फिर उसके बाद बहुत ही पुअर गेम प्लान दिखाते हुए, जहां पर जैसे डैनियल कॉम्बी ने कहा कि उसे फाइट में चाहिए था कि वो टेक डाउन करे और बेसिकली राउंड को सिक्योर करे, बट वो चाहता है स्ट्राइकिंग के लिए, और इसीलिए रोडोल्फो बेलेटो उसे काउंटर करने लग पड़ता है, ह्यूज लेग किक्स को थ्रो करने
करने लग पड़ता है और फिर बेसिकली राउंड 2 और राउंड 3 को विन करके वो फाइट को बना देता है एक ड्रॉ। अब यही चीज जब हम दूसरी साइड से बात करते हैं तो रोडोल्फो बेलेटो खुद की गलती से पहले राउंड को लूज करता है, जहां पर वो जाता है टेक डाउन के लिए, बट इसी टेक डाउन से वो खुद ही जिमी क्रूड को टॉप पोजीशन दे देता है, जहां पर जिमी क्रूड फिर उसके ऊपर बहुत सॉलिड ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है और वो ऑल्सो काफी क्लोज आ गया था बेलेटो को सबमिट करने में भी। वेरएस इसी राउंड 1 के जब लास्ट के 30 सेकंड्स बचे होते हैं तो फाइट वापस फीट में आती है और यहाँ से दोनों फाइटर्स अपने पंचेस को स्विंग करने लग पड़ते हैं, बट जिमी क्रूड के पंचेस ज्यादा लैंड हो रहे थे और फिर लास्ट के 20 सेकंड्स में वो मोमेंट आती है जहां पर जिमी क्रूड काफी पावरफुल राइट हुक को लैंड करता है, जिससे कि रोडोल्फो बेलेटो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, वो नॉक डाउन हो जाता है और यहाँ पर ऐसा लगा कि फाइट अब ओवर होने वाली है, बट कैसे भी करके बेलेटो इस राउंड को सर्वाइव कर लेता है। अब क्योंकि राउंड 1 में जिमी क्रूड बहुत ज्यादा पावर को यूज कर देता है बेलेटो को फिनिश करने के लिए, तो इसीलिए राउंड 2 ऑनवर्ड्स वो थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ा और जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली उसे टेकडाउन्स के लिए जाना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं करता है और इसीलिए फिर जब हम राउंड 2 ऑनवर्ड्स देखते हैं तो रोडोल्फो बेलेटो ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया है, जिधर राउंड 2 तो वैसे मेरी ओपिनियन में काफी क्लोज किया है, दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर काफी ह्यूज पंचेस को लैंड करते हैं, बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात थी कि रोडोल्फो बेलेटो अब अपनी स्ट्राइकिंग में फेंट्स यूज करने लग पड़ा था एंड ऑल्सो जब लेग किक्स की बात करते हैं तो उसने जिमी क्रूड की लीड लेग को तो डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, तो ऐसी सेम ट्रबल उसे राउंड 3 में भी आने लग पड़ी, बट यहाँ पर क्योंकि जिमी क्रूड अब बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था तो रोडोल्फो बेलेटो उसे स्ट्राइकिंग में भी पिक अपार्ट करने लग पड़ा, वो ज्यादा बिग शॉट्स को लैंड कर रहा था, वो मल्टीपल टाइम्स फेंट करने के बाद एकदम से जैसे उसे एलेक्स परेरा बोल रहा था वैसे पंचेस को लैंड कर दे रहा था और एक सॉलिड कमबैक करते हुए वो बेशक फाइट को विन तो नहीं कर पाया बट एटलीस्ट वो फाइट को लूज भी नहीं किया, जहां पर इस फाइट का फिर रिजल्ट आता है मेजॉरिटी ड्रॉ। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहां पर मैं बात करना चाहता हूं प्रीलिम की बैंटरवेट फाइट, जहां पर अलेक्जेंड्रे टुपोरिया की फाइट हुई कोबी थिकनेस के साथ और इस फाइट को काफी कंफर्टेबल वे से अलेक्जेंड्रे टुपोरिया विन कर जाता है बाय 30-27 यूनानिमस डिसीजन। अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ने मेरी ओपिनियन में बहुत ही अच्छी फाइट की है, बस एक थोड़ी सी कमी रहेगी और वो था कि उसने पूरी फाइट में अपने ट्रिगर को पुल ही नहीं किया, उसने अपने हैंड्स को लेट गो नहीं किया, बट इसको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये टुपोरिया की पहली फाइट थी यूएफसी में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो नर्वस भी होगा, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था और ये सब ध्यान में रखते हुए वो फाइट को तब भी काफी कंफर्टेबल वे से विन कर जाता है। अलेक्जेंड्रे टुपोरिया का बहुत ज्यादा सिमिलर स्टाइल है अपने भाई इलिया टुपोरिया के जैसे, जहां पर वो भी कोबी थिकनेस को इस फाइट में स्टॉक कर रहा होता है, वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं चाहता है बट फिर भी स्मॉल स्टेप्स लेकर कोबी थिकनेस को रीड करते करते वो फॉरवर्ड मूव कर रहा था और जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो वो ह्यूज पंचेस को लैंड करते रहा था। अब वैसे तो कोबी थिकनेस ने भी काफी अच्छी फाइट की है, वो बाय द वे राउंड 3 को विन कर रहा था, जब तक वो टेक डाउन नहीं आया है वो तब तक स्ट्राइकिंग में अलेक्जेंड्रे टुपोरिया को थोड़ा सा बीट करने लग पड़ा था, तो मेरी ओपिनियन में डेफिनेटली कोबी थिकनेस को भी यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसने शॉर्ट नोटिस में इस फाइट को लिया था, तो वैसे अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो उसने काफी अच्छी फाइट की है। बट अब एनीवेज फाइट की बात करते हैं, जहां पर अलेक्जेंड्रे टुपोरिया पूरी फाइट में बहुत ही ज्यादा काम रह रहा था, वो सारे कोबी थिकनेस के अटैक्स को देख रहा था अपनी आंखों से और काम तो वो था ही बट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वे से मैं बोलूंगा कि वो कोबी थिकनेस को बार बार काउंटर कर रहा था और जस्ट लाइक इलिया टुपोरिया बहुत ही इंसेन हेड मूवमेंट, जहां पर एक पंच को स्लिप करने की मैं बात नहीं कर रहा बल्कि कोबी थिकनेस से कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस को आराम से अलेक्जेंड्रे टुपोरिया अपनी हेड मूवमेंट से डॉज करता है। इस पूरी फाइट में टुपोरिया कभी भी हेड हंट के लिए नहीं गया है, बल्कि जब भी वो कोबी को केज के साइड ट्रैप कर दे रहा था तो वो हमेशा बॉडी वर्क कर रहा था, जहां पर क्योंकि कोबी थिकनेस अपने हेड को गार्ड कर रहा था तो इसीलिए टुपोरिया फिर बॉडी पे वर्क करने लग पड़ा और इसके बाद जब राउंड 1 का शायद से लास्ट मिनट बचा था तो एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर ऑलमोस्ट अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ने कोबी थिकनेस को नॉकआउट कर दिया था। कोबी थिकनेस के मल्टीपल पंचेस को स्लिप करने के बाद अलेक्जेंड्रे टुपोरिया अपने राइट पंच को लोड करता है और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर कोबी थिकनेस ने खुद के राइट पंच को टुपोरिया के ऊपर लैंड नहीं किया होता तो जो अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करता है उसमें और भी ज्यादा पावर होती, बट क्योंकि मिड ऑफ द ये पंच में कोबी थिकनेस अपने राइट पंच को कनेक्ट कर देता है तो इसीलिए इस पंच की थोड़ी सी पावर डिक्रीज हो जाती है, बट फिर भी अलेक्जेंड्रे टुपोरिया में इतनी ज्यादा पावर है कि ये पंच जैसे ही लैंड हुआ कोबी थिकनेस बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो
गया था। कोबी के हमने यहाँ पर सॉलिड चिन को देखा, वो बेशक हर्ट था बट खुद को डिफेंड करने के लिए वो टेक डाउन के लिए जाता है, जो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर टुपोरिया डिफेंड कर लेता है। और फिर अगेन यहाँ पर टुपोरिया ऑल आउट नहीं चाहता है बल्कि खुद को काम करके रीसेट करता है और अगेन अपनी नॉर्मल फाइट करने लग पड़ता है। इसी राउंड 1 के लास्ट के 10 सेकंड्स में हमें ब्रॉक लेसनर की रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, जहां पर अलेक्जेंडर टुपोरिया कोबी के ऊपर बॉडी लॉक लगा देता है और फिर वहीं से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी फास्ट सुप्लेक्स देते हुए वो कोबी थिकनेस को ग्राउंड में लेके चले जाता है। यूएफसी में हम सुप्लेक्सेस बहुत कम होता हुआ देखते हैं, तो अलेक्जेंडर टुपोरिया को इतनी इजीली करते हुए देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। जहां पर अब अगर हम राउंड 2 और राउंड 3 की बात करें तो यहां से अब ये फाइट थोड़ी सी डल होने लग पड़ती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अलेक्जेंडर टुपोरिया ने अपने पंचेस को पूरी फाइट में लेट गो ही नहीं किया है, उसने सेटल होकर ही फाइट की है। वो अपने शॉट्स को पिक कर रहा था और नॉकआउट को बेसिकली बोल सकते हैं कि फोर्स नहीं कर रहा था। अब राउंड 3 की बात करें तो ये राउंड थोड़ा सा ट्रिकी स्टार्ट होता है, जहां पर इतनी ज्यादा मूवमेंट शो करने के बाद भी कोबी थिकनेस का स्टैमिना बहुत अच्छा था। वो कंटिन्यू रखता है मूव करना और अब उसके पंचेस लैंड होने लग पड़ते हैं। कोबी थिकनेस कपल ऑफ टाइम्स अलेक्जेंडर टुपोरिया के ऊपर सॉलिड जैब्स को थ्रो करता है और फिर 3 मिनट्स के अराउंड एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर कोबी थिकनेस एक काफी पावरफुल राइट पंच को लैंड कर देता है टुपोरिया के ऊपर और टुपोरिया इस पंच से थोड़ा सा स्टन हो गया था। और पूरी फाइट में बस यही मूवमेंट ऐसी मुझे लगी जहां पर अलेक्जेंडर टुपोरिया की जो कामनेस थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। अब जाकर वो अपने पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है। यहां पर कोबी थिकनेस बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा रहा था बट फिर वो जाता है टेक डाउन के लिए, जो अगेन अलेक्जेंडर टुपोरिया डिफेंड कर लेता है और यहां से फिर बेसिकली पूरी फाइट ग्राउंड में रहती है। तो मेरी ओपिनियन में एज अ डेब्यू फाइट बहुत अच्छी विन बाय अलेक्जेंडर टुपोरिया। हमने अलेक्जेंडर टुपोरिया से इस फाइट में रिफ्लेक्शन देखी है इलिया टुपोरिया की, और बेशक एंड आते आते इस फाइट की एनर्जी थोड़ी सी डिप हो गई थी बट फिर भी अलेक्जेंडर टुपोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके लिए एक काफी अच्छी विन रहनी चाहिए। वो 7-0 अनडिफीटेड फाइटर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, जो ऑब्वियसली एक जोक नहीं है और इसीलिए यूएफसी को चाहिए कि वो कोबी थिकनेस को भी साइन कर लें। एंड दैट्स इट गाइज। ओवरऑल ये कार्ड एवरेज रहा बट पर्सनली मेरे लिए ये कार्ड एक ट्रैश कार्ड था, क्योंकि अंशुल जुबली फाइट को हारा है, वरना ये कार्ड मेरे लिए सबसे बेस्ट कार्ड होता। सो दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।